नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेते हुए जो कुछ भारत की तरफ से कह रहे हैं उसके मायने अमेरिका समझ रहा है। समझ तो रूस और चीन भी रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस दमदारी से अपनी बात रखी है उसके मायने और मतलब समझना चाहिए। और भारत के पीछे चीन और रूस जिस तरीके से अमेरिका के गिरेबान को पकड़ने की कवायद कर रहे हैं, इसे भी समझने की ज़रूरत है। ब्रिक्स क्या है ये आपको पता ही होगा कि 2009 के बाद जो देशों का 5 देशों का समूह अर्थात ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश मिलकर के ब्रिक्स का निर्माण किए थे। और इसके पीछे का जो उद्देश्य था, ये जो ब्लॉक बना था, इसके पीछे का उद्देश्य था कि वेस्टर्न कंट्रीज, बेसिकली यूरोप और अमेरिका का, खास करके जिसे आप सामान्य भाषा में पश्चिमी देश कहते हैं, उनका व्यापार को लेकर के, सामाजिक ताने बाने को लेकर के उनकी सोच जो बनती है, और विशेष करके अमेरिका के डॉलर की जो कीमत है या उसका जो वर्चस्व है उसको चुनौती देना, उसको अलग थलग करना नहीं बल्कि चुनौती देना। इसलिए क्योंकि ब्रिक्स देश जब इकट्ठा हुए तो उनका उद्देश्य था कि विकासशील देश भी माफ करिएगा विकसित देशों के साथ आगे बढ़े, जबकि पश्चिम की सोच ठीक इसके उलट है। वो अपने कीमत पर विकासशील देशों को जो बचा कुचा, जैसे कहते हैं हम, जो खाना बचता है उसको हम गरीबों को देते हैं, वो उनकी सोच रही है। जबकि भारत जैसे देश जब ब्रिक्स के सदस्य बने और रूस, भारत और चीन मिलकर के एक आवाज़ बन गए पूरी दुनिया में कि एक इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरी दुनिया की होनी चाहिए वो पैरेलल अगर इस तरह से आगे बढ़े तो एक समायोजन और समन्वय की स्थिति बन सकती है। अन्यथा पश्चिमी देशों के हिसाब से जो कुछ भी चलता है उसके मायने और मतलब नहीं है, और इससे ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हैं। बहरहाल 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में चल रहा है, उसका दूसरा दिन रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग संभाषण में जिस तरीके की बात रखी वो 140 करोड़ भारतीयों के उस सोच का परिणाम है या उसकी अनुकृति है, आप कह सकते हैं। जो उन्होंने कहा, सबसे पहली बात ये कि भारत ये मानता है कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ तक कि आर्थिक विकास के लिए भी अगर हमको आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में शांति कायम करनी है तो एक देश दूसरे देश से जो युद्ध कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद अंदर खाने जिस तरीके से प्रभावी होकर के देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट करता है, सामाजिक ताने बाने को चौपट करता है, उसकी चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया, जो उन्होंने पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कलंक बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं बोलने से इसका क्या फ़ायदा है, तो इसके मायने और मतलब समझिए। इस समय पूरी दुनिया में एक लेजिटिमेट तरीका है अपने को प्रोटेक्ट करने का, और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत रिसर्च के बाद मैंने इस तथ्य को निकाला है। वो लेजिटिमेट तरीका है कि हमको अपना बचाव करना है, हमको अपने वजूद की रक्षा करनी है, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को और अपनी सैन्य ताकत को इतना समायोजित करेंगे, इतना उसको हृष्ट-पुष्ट बनाएंगे कि हम किसी से मिन्नत नहीं करेंगे, हम सहयोग मांगेंगे, हम उनसे अपेक्षा करेंगे, लेकिन हम इतने ताकतवर होंगे कि कम से कम अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने संप्रभुता को बचाने के लिए जहां भी हमारे खिलाफ काम हो रहा है हम वहां पर अटैक करेंगे। और ये तरीका लेजिटिमेट हो गया। और अब तो आतंकवाद को संदर्भित करते हुए भारत ने जिस तरीके से न्यू नॉर्मल का प्रयोग किया है, शब्द का, जो आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद बराबर सुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक संभाषणों से लेकर के किसी भी मंच से बोलते हैं, न्यू नॉर्मल हमारा यही है कि कोई एक आतंकी घटना हुई हम उसका जवाब देंगे, और जवाब डिप्लोमेटिक नहीं होगा, गोली का जवाब गोले से। तो साधारण शब्दों में समझिए, हम लेजिटिमेट कार्रवाई करेंगे और वो होगा अटैक करना।
जो काम इजराइल करता है। और इसीलिए जब मैं इजराइल की चर्चा करता हूं तो एक राष्ट्र के रूप में उसने अपने वजूद को, क्योंकि वो लड़ाई वजूद की लड़ता है, और इसलिए वो अटैक उन देशों में करता है जहां उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा होता है। ठीक यही काम हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, और इसके पहले भी 2 कार्रवाइयां हमने की, जब हम बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और उसके पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। पिछले 11 सालों में हमने दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल क्या है, और अभी भी पाकिस्तान के साथ हम पूरा युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। जिसे सीज फायर किया गया, कहा गया अमेरिका की तरफ से, वो सीज फायर है ही नहीं, क्योंकि हम एक लेजिटिमेट तरीके से अपने खिलाफ दूसरे देश की जमीन पर चल रहे आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो तरीका हम जानते हैं और उतना हमारे पास कुवत है, और साधारण शब्दों में कहें तो उतना बूता है, और हमने करके दिखाया। और आज तक वीडियो फुटेज अब प्रमाण दे रहे हैं कि 11 एयरबेसेस पाकिस्तान के तबाह हो चुके हैं, जिसको अगर ठीक भी करना चाहे अमेरिका और चीन मिल करके तो सालों लग जाएंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान की कमर टूट गई। खैर, इस बीच हमें पाकिस्तान की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रहे थे, इसलिए उस न्यू नॉर्मल का हर एक मंच से हम बार बार ये कह रहे हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा खतरा है, और इसको समाप्त करने के लिए कोई भी 2 देश अगर तैयार हों या बहुत से देश अगर मिलकर के तैयार हों, तो भारत उनको एक दृष्टिकोण देना चाहता है और इसे पूरी दुनिया को समझना चाहिए। अमेरिका के ठीक बगल में प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ये बात अगर बोल रहे हैं, तो मायने और मतलब समझिए कि डैडी ट्रंप को वाशिंगटन में बैठे हुए जो टैरिफ वॉर के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी पता चल रहा होगा कि भारत का दृष्टिकोण क्या है। और इसलिए रूस जैसा हमारा विरोधी और समय समय पर दुश्मन बना देश भी हमारे ही पीछे अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम बहुत उछल करके अमेरिका से अपने संबंध को खराब कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो डिप्लोमेटिक तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भारत जैसा विकासशील देश, और जिसने अपने देश के विकास के लिए 2047 का एक विजन बना लिया, वो कतई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। अब आप एक उदाहरण के तौर पर करिए कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स के देशों में आपस में ही अपनी करेंसी में व्यापार करने की बात कही, वो इतना नाराज हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हम एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स के वो देश, क्योंकि वो एंटी अमेरिका काम कर रहे हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो खबर यह है कि चाइना और रूस ने दोनों ने कहा है कि एंटी अमेरिका कोई भी काम करने का हमारा इरादा नहीं है, और एक्स्ट्रा टैरिफ लादने का अगर कोई उद्देश्य या वो कोई सोच अमेरिका बना रहा है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाइना ये बात बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से लेकिन मक्कारी के अंदाज से कह रहा है, क्योंकि सारी बात तो भारत ने उसके पहले ही कह दी है। और वो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे अगर आप रूस से कच्चा तेल लेंगे, सवाल यह है कि रूस से कच्चा तेल लेना है, वेनेजुएला से लेना है, नहीं लेना है, ईरान से लेना है, नहीं लेना है, अमेरिका नहीं तय करेगा। और ये हम क्यों तय कर पा रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिप्लोमेटिक तरीके से हम अपने आर्थिक, सैन्य और सामाजिक ताने बाने को समायोजित करने का काम कर रहे हैं। और ये भरोसा और विश्वास हमारे देश के नागरिकों के बल पर प्रधानमंत्री को मिलता है, जो इन मंचों से हमारी बात को वो आगे रखते हैं। और इसलिए इस देश का हर एक नागरिक उस हर एक घटनाक्रम पर नजर रख रहा होता है जहां प्रधानमंत्री जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। इसलिए अगर, क्योंकि अब संसद का सत्र शुरू होने वाला है और आपको एक ही हफ्ते के भीतर ये सुनाई पड़ने लगेगा कि संसद में क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, और अमेरिका के संदर्भ में तो हमारे विपक्ष के नेता और एलओपी हैं इस समय, वो बोलते हैं कि नरेंद्र सरेंडर। तो सरेंडर की बात कहने के पीछे आप तर्क रखिए, और वो तर्क जो है वो वास्तव में तर्कपूर्ण हो।
अगर हम टैरिफ को लेकर के, अमेरिका की सोच को लेकर के, पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर के डिप्लोमेटिक तरीके से उसके ही इर्द गिर्द जाकर के उन्हीं देशों में हम बात करते हैं, तो अमेरिका को यह समझ में आ रहा होगा कि भारत अमेरिका का मित्र है, वो शत्रु हो ही नहीं सकता। हम रणनीतिक सहयोगी हैं, लेकिन संबंध बराबरी के आधार पर होंगे। और वो इसलिए क्योंकि हम उछल कूद करके अपने आप को बराबर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारी एक सोच है, हम साउथ, ग्लोबल साउथ जो कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ के देश मतलब विकासशील देश, हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे और उनके कई ऐसे हित हैं जो बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। और इसीलिए अफ्रीका के कई देशों के साथ, जहाँ पर कि चाइना एक उपनिवेश की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है और वहाँ के देशों का जो दोहन करता है, जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, वहाँ पर भारत उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये बात अमेरिका भी समझ रहा है, लेकिन एशिया के दो देश जिस तरह से प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, वो अमेरिका को अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन सवाल यह है कि चीन इतना आगे निकल चुका है, अभी भारत चीन से पीछे है, और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, कम से कम आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे नहीं पहुंचे हैं, वो 19 ट्रिलियन पार कर चुके हैं। हालांकि उनके यहाँ अब एक स्टैग्नेंसी की स्थिति है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थितियां मजबूत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे निर्णय वहाँ की आंतरिक राजनीति में बहुत परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बहुत ही करीने से साइडलाइन किया जा रहा है। ये क्या खबर होगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ ब्रिक्स बनकर के उभरा है और डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत नाराज हुए हैं। सवाल ये है कि इन ब्रिक्स देशों में जिन नए देशों को शामिल किया गया है, उनके कारण से जो स्थितियां बन रही हैं, उनकी आंतरिक राजनीति में क्या साम्य और वैषम्य की स्थिति होती है, इसको भी भारत को संभालना पड़ेगा क्या। क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं, खास करके अगर चीन, रूस और भारत की बात की जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी है, तो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों के साथ उनका हमारे साथ क्या संबंध है। और ये बहुत जटिल प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अगर इसको समझा जाए तो। जिस तरीके से चीन जो है हर एक कॉन्टिनेंट में जाकर के अपने उपनिवेश बसा रहा है, वहां पर भारत उसको चेक करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। अमेरिका चाहता है कि चीन और भारत की हम बाह मरोड़ें और दोनों को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में करें, लेकिन दो बराबर के लगभग प्रतिद्वंदिता करने एशिया के दो देश, जिनकी सोच एक विकसित राष्ट्र बनने की और अमेरिका के पैरेलल खड़ा होने की है, वो अमेरिका की हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वो उनके हित होते हैं, और इसी हित को साधने की कोशिश में भारत एक बता रहा है कि आप हमारे साथ जो टैरिफ वॉर है उसको मत कीजिए, क्योंकि 9 जुलाई के भीतर भारत के साथ समझौता होना था। लगता तो नहीं है कि वो समझौता हो पाएगा, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी एक बड़ी खबर दे दूं, वीडियो बनाते समय बताया जा रहा है कि 9 जुलाई जो लास्ट डेट थी, उसको 1 अगस्त तक के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ा दिया है। मतलब ट्रेड डील में उनकी जो बड़बोलेपन की स्थिति रही है, उसने अमेरिका को मुश्किलों में डाल दिया है, जिसके कारण से भारत जैसे देश के साथ भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रहा है। और इधर बीच जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो युद्धरत कुछ देश हैं और पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश जो अमेरिका की गोद में खेलने को मजबूर हैं, उनको अमेरिका किस मजबूरी में अपने गोद में पाल रहा है, और जबकि अमेरिका के इस कृत्य से चीन कितना बौखलाया हुआ है, और इन सारे के पीछे की भारत की जो ताकत और खास करके उसकी सैन्य ताकत पूरी दुनिया में स्थापित हुई है, और जिसके जरिए भारत अपने आर्थिक विकास के लिए अपने सैन्य उत्पादों को पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ट्रेंड के रूप में, माफ करिएगा, उसको ट्रेडमार्क के रूप में इस्टेब्लिश कर रहा है, उसको लेकर भी ये हथियार बेचने वाले बहुत परेशान हैं। और इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन में जब रूस के राष्ट्रपति ये बोलते हैं कि हमें अपने अपने जो
हमारी करेंसी है उसमें हम व्यापार करें तो ये अमेरिका को बात अखर जाती है। क्यों? क्योंकि इससे डॉलर की स्थिति कमज़ोर होगी, डॉलर की पूछ कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिक्स के 11 देश, और अब आप जान लीजिए कि ब्रिक्स में 10 देश नहीं बल्कि 11 देश हैं, और वो देश कौन कौन से हैं मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। इस समय मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो इसलिए इन देशों के मिल जाने के कारण एक इतनी बड़ी इकोनॉमी जो पैरेलल वेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ी हो सकती है, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। और वहाँ पर भारत, रूस और चीन तीनों एक साथ अपने अपने अंदर के कुछ विरोधाभासों के बावजूद भी साथ आ जा सकते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं, पश्चिमी देश परेशान हैं। बहरहाल इस परेशानी के बीच इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए कि अभी चीन और भारत और रूस को अपने तीनों के बीच में इतना समन्वय सामंजस्य बिठाना है जिसका फ़ायदा ये पश्चिमी देश न उठा पाएँ। इसी मुद्दे पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस 15 मिनट्स के बाद भी कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो हम अगले वीडियो में करेंगे या हो सकता है किसी विशेषज्ञ के साथ। लेकिन इतना ज़रूर है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने जो कुछ भी कह दिया है वो अमेरिका के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती है, और इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा समझ रहा है। और समझ तो चीन और रूस भी रहे हैं। चीन जो समझ रहा है वो ये कि उसका प्रतिद्वंदी कहीं न कहीं किसी मामले में बिल्कुल उसके पैरेलल खड़ा है। रही बात की रूस की, तो रूस हमारा मित्र है और रहेगा। उसकी आवाज़ और हमारी आवाज़ एक मिलती है तो भी पश्चिमी देशों को खलती ही और खलती रहेगी। और इसके बड़े सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके परिणाम हो सकते हैं जो दुनिया के ताकत के संतुलन को असंतुलित भी कर सकते हैं, और अमेरिका के पक्ष में जो कुछ भी है उससे दुनिया का ध्यान हटा भी सकते हैं। और शायद एक बार फिर कहूँगा, यही ट्रंप की चिंता का बहुत बड़ा विषय है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।